So, good morning to all of you, and let's start the class. लास्ट क्लास में हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था, और मार्केटिंग एनवायरनमेंट में हमने दो तरह के एनवायरनमेंट पढ़े, एक माइक्रो एनवायरनमेंट और एक मैक्रो एनवायरनमेंट। तो कल हमने पढ़ा था माइक्रो एनवायरनमेंट और उसके फैक्टर्स, जैसे आपके सप्लायर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए, वो हो गए, वो सारे हमने जो है माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत पढ़े। ये आपका डायग्राम था कंपनी का। देखिए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सप्लायर्स, कंपटीटर्स, पब्लिक, कस्टमर्स, मार्केटिंग इंटरमीडिएट, ये सारे हमारे माइक्रो एनवायरनमेंट के अंतर्गत आते हैं। मतलब कि वो सारे फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कंट्रोल किए जा सकते हैं और टाइम पड़ने पर उनको मॉडिफाई किए जा सकते हैं, वो सारे आपके आएंगे माइक्रो एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक? अब बात करते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट के बाद मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो लेवल पर जितने भी थे, हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होते हैं। उनको मॉनिटर कर सकते हैं। मॉनिटर करने के बाद अगर उनमें हमको कोई ड्रॉबैक या कुछ ऐसा रेक्टिफाई करना चाहें, देन यू कैन रेक्टिफाई लो। अब बात करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। तो मैक्रो एनवायरनमेंट जो मेजर फैक्टर होते हैं, मेजर फैक्टर का मतलब कि वो सारे सोसाइटल फैक्टर या इस तरह के वो सारे मेजर फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल के बाहर हैं, वो सारे के सारे आपके मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर में आएंगे। ठीक? ये फैक्टर ऐसे होते हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकता है, और ये डायनामिक होते हैं, ये चेंज होते रहते हैं। चेंज होने के बाद ऑर्गेनाइजेशन केवल अपने रूल्स, पॉलिसी और अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंज कर सकता है, लेकिन इनको नहीं बदल सकता, जैसा कि हम लोग माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर में कर सकते थे। वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो द मैक्रो एनवायरमेंट includes the major societal forces that affect not only the organization but also on its competitors and on elements in the micro environment। मतलब कि मैक्रो एनवायरमेंटल वो सोसाइटल फैक्टर होते हैं जो कि केवल ऑर्गेनाइजेशन को ही नहीं, उससे रिलेटेड, मतलब कि आपके जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनके लिए भी वही सेम होंगे, और साथ ही जो आपके माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उनको वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपका मार्केट में कोई कई कंपटीटर हैं और जो मैक्रो एनवायरमेंटल चेंज होते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन पर उनका इम्पैक्ट तो होगा ही होगा, साथ में ही आपके कॉम्पिटिटर्स पर भी उनका इम्पैक्ट होगा। ठीक? और उससे क्या इन्फ्लुएंस होगा, आपके जितने भी माइक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो सारे के सारे आपके मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होंगे। इसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके सारे फैक्टर्स के बारे में देखेंगे। तो द मैक्रो एनवायरमेंट टेंड्स टू बी हार्डर टू इन्फ्लुएंस than the microenvironment. But this does not mean that organization must simply remain passive. The inability to control does not imply the inability to influence. अब देखिए, हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो मैक्रो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं या एक्सटर्नल फैक्टर हम जिसको बोलते हैं, वो
आपके कंट्रोल नहीं किए जा सकते। तो अब अगर हम उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो इस बात का यह मतलब नहीं है कि हम चुपचाप शांति से बैठ जाएंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो शांत बैठ जाएगा और उनको कंट्रोल करने के लिए या उनसे अगर उनका कोई इन्फ्लुएंस हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन पर तो उसका कुछ वो चेंजमेंट या उसमें अमेंड नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा। इसके लिए क्या है, वो कुछ अपने ज़रूरी कदम उठा सकता है उन इन्फ्लुएंसेस से बचने के लिए। मतलब कि जो हमारे पास माइक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर हैं, अगर जो मैक्रो एनवायरनमेंटल के फैक्टर उनको अफेक्ट करते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग उनमें चेंज कर सकते हैं। हम मान लीजिए कि मैक्रो को तो चेंज नहीं कर सकते या उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने माइक्रो को तो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जो इन्फ्लुएंस है। ठीक। तो अब अगर हमें ये फैक्टर्स देखने हैं तो इनको देखने के लिए हमारे पास होता है एक पेस्टल एनालिसिस। हम इसको पेस्टल एनालिसिस बोलते हैं और इस चीज को आप याद रखिएगा। जो आपका जो बिजनेस पॉलिसी है, बिजनेस पॉलिसी में भी आपका पेस्टल एनालिसिस या पेस्टल स्ट्रेटजी आती है, जिसमें से ऑर्गेनाइजेशन पेस्टल के सारे एलिमेंट्स को एनालिसिस करता है। पेस्टल कोई एक वर्ड नहीं है, पेस्टल में सारे जो कैपिटल लेटर्स होते हैं उसका हर एक का अलग अलग मीनिंग है। पेस्टल की स्पेलिंग होती है PESTEL, PESTEEL। ठीक। आपका एक ई नहीं हो रहा है, पेस्टल हो यहाँ पर डबल ई ना हो, क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्योंकि मैक्रो इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं और जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसमें पेस्टल एनालिसिस में एक नहीं होता है। ठीक है ना, अभी बताएंगे इसमें से कौन सा वो नहीं होता है। तो जो इसके PESTEEL है, इसके हर एक कैरेक्टर का अपना एक अलग मीनिंग है। P मीन्स पॉलिटिकल एनवायरमेंट, P मीन्स पॉलिटिकल एनवायरमेंट, E मीन्स इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, S मीन्स सोशल एंड कल्चरल या इसको सोसाइटल एनवायरमेंट, लॉजिकल एनवायरमेंट, E मीन्स इकोलॉजिकल एनवायरमेंट, अगेन E मीन्स एंड L मीन्स लीगल एनवायरमेंट। क्योंकि जैसे पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल या जितने भी हैं इनका बिजनेस पर कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब हम कभी पढ़ेंगे, ये एक बैकग्राउंड बात है कि जो पॉलिटिकल और जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस होते हैं पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है ना, तो अगर कोई पॉलिटिकल चेंज होता है तो बिजनेस पर उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है।
नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा ये बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट फंक्शन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। So, the political environment can be one of the less predictable elements in an organization's marketing environment. अब ये कहते हैं कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट होता है एक ऐसा होता है जिसका हम अनुमान जल्दी नहीं लगा सकते हैं। एक ऐसा होता है कभी भी कुछ भी हो सकता है। कब कौन सी सरकार आएगी, कौन सी पार्टी कब क्या हड़ताल कर दे, कब कौन सी पार्टी अ, विपक्ष में कुछ भी हंगामा कर दे, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसका मतलब कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो कब क्या कर दें बिजनेस को, इसका अंदाजा नहीं होता है। तो क्या इससे आपके जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो क्या इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्यों? कि मान लीजिए अगर कभी कुछ स्ट्राइक वगैरह होती है या कोई विपक्ष में हंगामा हो, तो कोई ये नया रूल लाने के लिए कोई विपक्ष हंगामा करता है, तो उसका इम्पैक्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन पर पड़ता ही पड़ता है। सो अगर आपका कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो आपके उससे रिलेटेड है, क्योंकि एक चीज़ और होता है कि जो भी बिजनेस होता है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से का रिलेशन होता है, किसी न किसी। जैसे अब यहाँ पर हमारे यहाँ इंडिया में देखिए तो कई ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जिनका किसी न किसी, चाहे वो अपोजिशन की हो या चाहे रूलिंग पार्टी का हो, उनसे उनका रिलेशन होता है। तो वो क्या करते हैं, वो उनके अगर अगेंस्ट हो जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है, और जो बिजनेस होता है उसमें उसका इन्फ्लुएंस या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। इस वजह से जो मार्केटर्स होते हैं उनको जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो उसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, उनको प्रॉपर चेक करते रहना पड़ेगा। मतलब कि पहले से ही उनको ये देखना पड़ेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पार्टी ऐसी है जो कभी कुछ इग्नोर, कुछ स्ट्राइक करने वाली है, या कुछ इलेक्शन आने वाले हैं, या किसी पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है। इस तरह से मतलब कि सारे उसको इम्पैक्ट उस मार्केटर को मॉनिटर करते रहने पड़ते हैं। एंड द पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कंसिस्ट, अब देखिए पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आ जाता है जिसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है। लॉज, आपके जो कानून और नियम हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज, जो आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफिसेज होते हैं जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के कई काम होते रहते हैं, एक तो वो हो गए। एंड प्रेशर ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस एंड लिमिट वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स इन अ गिवन सोसाइटी। मतलब कि प्रेशर ग्रुप वो होते हैं, जब कभी आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है उस पर प्रेशर दबाव बनाने के लिए। आपने देखा होगा ना कि कभी कभी कोई इशू ना होने पर भी कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं कि वो अ, हंगामा करती रहती हैं, या कुछ ना कुछ अपना कहीं रैली निकालना या इस तरह से कुछ करते रहना। आपने देखा कि जैसे जब कोई रैली निकलती है तो क्या पता मार्केट को बंद करवा दें, तो उससे क्या होता है, मार्केट बंद होने से भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये लॉज, गवर्नमेंट एजेंसी और प्रेशर ग्रुप, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो मार्केटिंग पॉलिसीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम अगला एनवायरमेंट जो फैक्टर है, वो है आपका इकोनॉमिक फैक्टर या इकोनॉमिक इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब ये कैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन को इन्फ्लुएंस करता है। सो द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर एंड spending patterns, and is basically about the level of demand in the economy and is the most visible aspect of the macro environment। जो इकोनॉमिक वो एनवायरनमेंट होता है, इसमें सबसे मेन जो चीज देखी जाती है वो कंज्यूमर की परचेजिंग पावर और इकोनॉमी। अगर हम देखा जाए तो आपने ये दो तरह की इकोनॉमी भी पढ़ी है, एक माइक्रो इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है, या जो ऑर्गेनाइजेशन की सप्लाई और डिमांड, प्राइसेस, ये सारा सब कुछ हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में पढ़ते हैं। तो अगर कंज्यूमर की परचेजिंग पावर ज़्यादा है तो वो सीधी सी बात है कि उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और यही अगर उसकी परचेजिंग पावर कम है तो उसकी डिमांड कम होगी। ये एक तरह से और कह सकते हैं कि अगर प्राइसेस कम हो जाती हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, और अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो डिमांड कम हो जाती है। ये हमारे पास डिमांड और प्राइस का एक रूल है इकोनॉमिक्स का। ठीक, तो इससे क्या होता है कि अगर आपका परचेजिंग पावर है तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग स्टडीज हैं वो इन्फ्लुएंस होती हैं और अफेक्टेड होती हैं। सो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर ऑफ कंसर्न टू मार्केटर्स बिकॉज दे आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस। तो आपको जो मार्केटर होता है उसको इकोनॉमिक फैक्टर, हाँ एक चीज और होता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऑर्गेनाइजेशन पर। आप सीधी सी बात देखिए कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है उसके पास परचेजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे हम इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक पर्सन है, फैमिली है, उसकी इनकम है मान लीजिए 10,000 पर मंथ, और एक पर्सन है अ, जिसकी इनकम है 2 लाख पर मंथ। तो अब आप देखेंगे कि दोनों के फैमिलीज की या दोनों के हाउसेस जो घर होते हैं उसमें जो सामान होगा, उसमें जो आइटम्स या गुड्स या प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी इस्तेमाल करेंगे, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जैसे एक ब्रांडेड पहनेगा तो एक ऐसे लोकल का ही ब्रांड पहन लेगा। ठीक, अगर उसके पास रेफ्रिजरेटर है 2 लाख वाले के पास तो हो सकता है इसके पास ना हो।
अगर एक के पास एलईडी टीवी है तो हो सकता है एक के पास सीआरटी पुराना टीवी हो। तो ये क्या है, परचेजिंग पावर। तो अब देखिए कि जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ती है तो इसका मतलब कि उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे ही डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उस पर होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं बिजनेस पर उसका पड़ता है। सो इस वजह से जो इकोनॉमिक फैक्टर्स ऑफ कंसर्न मार्केटर्स बिकॉज दे आर लाइकली टू इन्फ्लुएंस अमंग अदर थिंग्स। जो इकोनॉमिक फैक्टर होता है वो मार्केटर को क्या करता है, देखिए किन किन चीजों पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, डिमांड, कॉस्ट, प्राइसेस एंड प्रॉफिट, इन सब पर इसका इन्फ्लुएंस पड़ता है। सम ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आर एज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं तो वही है किसकी कितनी ज्यादा इनकम है। तो जिसकी जितनी ज्यादा इनकम होगी उसकी परचेजिंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी। इन्फ्लेशन लेवल, इन्फ्लेशन लेवल कैसे आपको इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लेशन लेवल आपका इन्फ्लुएंस करता है जो आपकी चीजों के दाम घटते और बढ़ते हैं, जो आपकी चीज वस्तुओं के दाम घटते और बढ़ते हैं तो उससे भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे देखिए पैंडेमिक में क्या है, लोगों की इनकम कम हो गई, पैंडेमिक में लोगों की इनकम कम हो गई तो क्या हुआ, उनकी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो गई। पहले लोग ज्यादा खरीदते थे लेकिन अब जो है कम खरीद रहे हैं क्योंकि अब लोगों के पास इनकम का सोर्स कम है। ऐसे ही इकोनॉमिक बूम एंड रिसेशन, इकोनॉमिक बूम मतलब कि जब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा हो या फिर मंदी का दौर हो तो उस दौरान भी आपका जो मार्केटिंग और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्फ्लुएंस होता है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट एंड सेविंग हैबिट्स, ये सभी ऐसे जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मतलब कि कोई भी कस्टमर कितना इन्वेस्ट करके रखता है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी किसमें कितना इन्वेस्ट कर सकता है, किसी प्रोडक्ट में, किसी सर्विस में या किसी कंपनी में, किसी बैंक में, किस तरह से उसको इन्वेस्ट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट एंड सेविंग, अब देखिए कुछ लोग होते हैं जिनको सेविंग की आदत होती है, कुछ लोग होते हैं यहाँ अगर देखा जाए तो मोस्टली जो फीमेल कस्टमर होते हैं उनमें सेविंग की हैबिट ज्यादा होती है क्योंकि हमारे यहाँ जो फीमेल होती है ना तो उनकी सेविंग हैबिट ज्यादा होती है। जैसे आप अगर उनके पास और है हो सकता है कि वो 50 रुपए ही अपना खर्चे वो करें, 50 लेडी ज्यादा खर्च करती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन के छोड़ दिए जाए तो ऐसा नहीं होता। आप अगर देखेंगे तो लेडीज कुछ इस तरह की परचेजिंग करती हैं जिनको वो लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें, जिनको वो ज्यादा समय तक इस्तेमाल, जैसे गोल्ड। अगर किसी फीमेल के पास गोल्ड में परचेजिंग करती है तो भले ही चाहे जितनी ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो 90% चांस है कि वो उस गोल्ड को बेचेगी नहीं। वो क्या है, वो अपना उसको हमेशा बचा के रखती है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है। तो किस तरह से आप अपना इन्वेस्टमेंट हैबिट्स है किसी किसी की होती है वो भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है जो मार्केटर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक, इसके बाद जैसे आप यहाँ पर इनकम की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा अनइक्वल है, असमान है। मतलब कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस डिस्पैरिटी की वजह से भी हमारे यहाँ जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज वगैरह हैं वो भी बहुत अलग चलती हैं, जिसकी वजह से मार्केटर को इस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है। जब आप मार्केटिंग रिसर्च करते हैं ना तो ये जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो आपको सारे कंसीडर करने पड़ते हैं कि आप जो हमारा टारगेट ऑडियंस ये कस्टमर है उसकी इनकम कितनी है, उसकी सेविंग हैबिट क्या है, इस समय मार्केट कंडीशन क्या है, उसकी डिमांड क्या है, ये सारे फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। इसके बाद हम आते हैं सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। अब सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो इसमें सीधा सीधा है कि जहाँ हम रहते हैं और जिस तरह से हम रहते हैं ये सारा का सारा वो है। और ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जिसमें इतने ज़्यादा फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं कि वो सारे एनालाइज करना किसी भी मार्केटर के लिए बहुत ज़्यादा टफ काम होता है क्योंकि इसमें कस्टमर के बिहेवियर से लेकर के उसका एक एक मतलब कि जो इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर से लेकर के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। तो of all the elements making up the macro environment, perhaps socio-culture factor are the most difficult to evaluate। देखिए यहाँ पर लिखा भी है
कि जितने भी मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, उनमें से जो सोशियो कल्चरल फैक्टर है उसको इवेल्युएट करना सबसे ज़्यादा कठिन काम है, एंड हेंस पोज द ग्रेटेस्ट चैलेंज टू द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन। और जो मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग का काम इसी फैक्टर को एनालिसिस करना है। Social and cultural changes manifest itself in changing tastes, purchasing behavior, and priorities of consumers, and marketers need to understand and identify these changing trends। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सोशियो कल्चर फैक्टर है उसमें खुद में एक तो जो समय पर जो फैशन बदलता रहता है, चेंजिंग टेस्ट का मतलब है जो अक्सर हर चीज़ चेंज होती रहती है। पता चला आज आपका कुछ पहन रहे हैं, कल का कुछ फैशन आ जाए तो कल का फिर आपका बदल जाए, ये है चेंजिंग टेस्ट। अभी आप दूसरी तरह की हेयर कटिंग रखे हैं, कल कोई नया फैशन आ जाए तो आप दूसरी तरह की हेयर कटिंग रखेंगे। साथ ही आपकी परचेजिंग बिहेवियर, ये एक ऐसा फैक्टर है अभी जो आपका अगले फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट आएगा, कंज्यूमर बिहेवियर। तो उसी को हम लोग बोलते हैं परचेजिंग बिहेवियर। ये भी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है। ये एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल है जिसका अनुमान लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए बहुत सी थ्योरीज होती हैं जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं। एंड प्रायोरिटीज ऑफ कंज्यूमर्स, अब अगर आप जाते हैं किसी मार्केट में तो आपकी क्या प्रायोरिटीज हैं इसका मार्केटर को अनुमान लगाना पड़ता है। जब अनुमान लगाएगा फिर उसको समझ में आएगा कि आपके रिक्वायरमेंट क्या है, देन ही विल आइडेंटिफाई योर रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि हमने अभी भी बताया कल, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जो कंज्यूमर का टेस्ट है वो डायनेमिक है, बदलता रहता है, और जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो भी डायनेमिक और बदलता रहता है। तो इस वजह से इसको मॉनिटर करना बहुत ही मुश्किल। पता चला कि आज आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, अगर हम अभी आपसे एक सर्वे करवाएं और आपको अभी एक रिक्वायरमेंट पूछें कि आपको खाने में क्या पसंद है या आप किस तरह का कपड़ा पहनना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हो सकता है अभी आपका जो जवाब हो एक महीने बाद उसमें से 50% या 60% लोगों के जवाब हो सकता है बदल जाएं। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है। तो ये है आपका सोशियो कल्चर। इसके कुछ जो फैक्टर्स हैं उसमें हम देख लेते हैं डेमोग्राफिक फोर्सेस। डेमोग्राफिक फोर्सेस में आपका आ जाता है जैसे एज वाइज, कस्टमर की एज क्या है, जैसे बच्चों के लिए अलग, अडल्ट के लिए अलग, ओल्ड एज के लिए अलग। तो ये आपका जो है ये सब अलग अलग हैं, और एडल्सन्स के लिए अलग। तो ये सब आपका अलग है। फैमिली की टाइप क्या है, फैमिली साइज, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, न्यूक्लियर जॉइंट फैमिली है, या आपकी फैमिली किस तरह से, उसके कितने मेंबर हैं। एथनिसिटी, एथनिसिटी आपकी प्रेफरेंसेस क्या है, एथनिसिटी में आपका इन एथनिसिटी का मतलब कि आपकी वो कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, जिसको बोलते हैं ना वो जाति ग्रुप या जाति समूह, इस तरह से बोल देते हैं। जैसे एथनिसिटी क्या है आपकी, जैसे हम लोग अगर वर्ल्ड लेवल पर देखा जाए तो हम लोग कहलाते हैं ईस्ट एशिया के, हम लोग एशियन लोग हैं। अब ऐसे ही अगर आप थोड़ा और अंदर पूछेंगे तो जैसे हम लोग जो यूपी में रहते हैं तो नॉर्थ में रहते हैं, साउथ में, तो ये हमारी एथनिसिटी हो गई। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में आपका हो गया जो आपकी इनकम ग्रुप के, जैसे लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, अपर इनकम ग्रुप के लोग हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं। इस तरह से लोगों को हम लोग क्या करते हैं, मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स, दीज वेरिएबल्स विल डिटरमाइन द मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी। ये आपके जो ऑर्गेनाइजेशन की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होती हैं उसको इन्फ्लुएंस करती है और उसमें कंसीडर की जाती है जब आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो नाउ सोशियो कल्चर फैक्टर, सोशियो कल्चर फैक्टर में क्या आता है, वो फैक्टर होते हैं आर दोज एरियाज दैट इन्वॉल्व द शेयर्ड बिलीव्स। आप क्या, आप किसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर प्रिवेलेंट विद इन द सोसाइटी इन विच द ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स, चेंजेस इन टेस्ट एंड फैशन आर ऑल्सो कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें
तो आपका शेयर्ड बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, पर्सनालिटी और आपके मोटिवेशन, ये सब आपके ऐसे सोशियो कल्चर फैक्टर हैं जो मार्केटर को ये बताते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की हो सकती है। जैसे आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही अपने प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। आप अपनी जो पर्सनालिटी होता है, आप कभी क्या कभी कभी देखें ना, तो जो ऑकवर्ड लगता है तो उनकी पर्सनालिटी की, जैसे कोई किसी पर्सन का कलर जो है डार्क है, एग्जाम्पल के तौर पर किसी पर्सन का जो कलर है वो डार्क है और उसके ऊपर से उसने पूरा ही ब्लैक ड्रेस पहन लिया, तो कुछ अजीब सा लगेगा वो, ठीक है ना। यह उसने ब्लैक है बिल्कुल ही व्हाइट पहन लिया तो भी एक अलग ही दिखेगा। तो ये क्या है, ये आपकी पर्सनालिटी, और पर्सनालिटी में केवल यही नहीं है कि आप ही आता है, साथ ही इसका आप इसमें आपका परसेप्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंस रोल होता है कि आपकी जो करंट में चल रहे हैं जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में आपकी थिंकिंग क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है। ये सोशियो कल्चरल फैक्टर क्या करते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। और जैसे ही जब आपकी रिक्वायरमेंट इन्फ्लुएंस होती है तो इसका मतलब कि मार्केटर्स को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कि मार्केटर की जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो इन्फ्लुएंस होगी। तो आपकी जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैं उसमें आपके देखिए शेयर बिलीव्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, परसेप्शन, मोटिवेशन और मेमोरी, एक्सपीरियंसेस, ये सब आपके सोशियो कल्चर फैक्टर में आके आ जाएंगे। Social responsibility and ethics. So, derived in part from culture, ethical beliefs about how marketers should operate affect the ways in which people respond to marketing initiatives. अब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स का मतलब है कि अगर हम जिस कल्चर या जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर हम उस किसी भी जो मार्केटर हमको जो प्रोडक्ट देता है उसके बारे में हम किस तरह से सोचते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हम कभी मूवी वगैरह देखते हैं तो हमारे यहाँ के कल्चर में ये नहीं है कि जो फीमेल है थोड़ा छोटे कपड़े पहने या कुछ इस तरह के कपड़े पहने, तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है। अब जैसे अभी इस समय जो तालिबान में गवर्नमेंट बनी तो वहाँ पर उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि जो फीमेल है उनको कक्षा 5 से ज़्यादा पढ़ाया नहीं जाएगा और कक्षा 5 के बाद उनको बाहर नहीं निकलना, मतलब कि उनको घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलना, वो काम नहीं कर सकती हैं, केवल उनको घर में रहना है। तो ये क्या है, अब अगर वहाँ की लेडीज़ की शॉपिंग होगी तो कैसी होगी, आप आइडिया लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एजुकेशन लेवल ही अब उस तरह का नहीं है कि उतना ज़्यादा वर्किंग कंडीशन उनकी उस तरह की नहीं है। तो ये क्या है, आपके जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स जो जहाँ आपका कल्चर है वहाँ के अकॉर्डिंग आपका डेवलप होता है। तो जो मार्केटर्स होता है वो उसी के अकॉर्डिंग फिर अपना प्रोडक्ट लेगा। तो हमें ये देखना पड़ता है कि मार्केटर जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है कस्टमर उसके बारे में क्या सोचता है। अब वही एक सिंपल सी बात है, जैसे हमारे यहाँ अगर कुछ और कल्चर है तो अफगानिस्तान में कोई और कल्चर है, अमेरिका में कुछ और कल्चर है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि जिस प्रोडक्ट को हमारे यहाँ अच्छा माना जाता हो अमेरिका में अच्छा ना माना जाता हो, या जिस प्रोडक्ट को अमेरिका में अच्छा माना जाता हो हमारे यहाँ अच्छा ना माना जाता हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इथिक्स है कि जो मार्केटर हमको जो प्रोडक्ट दे रहा है वो हमारे कल्चर और सोसाइटी के अकॉर्डिंग फिट बैठता है या नहीं बैठता है। ठीक, इसके बाद फिर चेंजेस इन एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ। टुडे people are more considerate of health than they were a few decades ago. आज से कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले क्या होता था, आदमी हेल्थ के बारे में उतना नहीं सोचता था। अब भी आप देख लीजिए आज से 20-25 साल 30 साल पहले हेल्थ के बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी और लोगों को इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, लोगों के पास वर्क होता था, पॉपुलेशन नहीं होने की वजह से काफ़ी कुछ अपना लोग घरों में काम कर लेते थे। लेकिन अब अब शहरों में देखिए तो वहाँ का ट्रेंड क्या गया है, हर घर में आपको हेल्थ कॉन्शियस, आपको योगा करना है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको जिम जाना है। अब यही देखिए आज से लगभग 30 साल पहले जिम का कहीं कोई क्रेज नहीं था, लेकिन अब देखिए जिम एक ट्रेंड में आ गया है, वो बिजनेस बन गया है। जिम जो है आपका बिजनेस आ गया है। आपके मेडिसिन पहले इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती थी,
अब देखिए, अब आपको हर तीसरे घर में आपको डायबिटिक पेशेंट मिलेगा, वहाँ पर मेडिसिन के लिए आपको दवाइयाँ मिलेंगी। इसके पहले आप देखिएगा कि जो इस तरह का फैशन नहीं चलता था, अब वो देखिए फैशन कैसा चल गया है। इसके पहले आप देखिए ऑर्गेनिक फूड के बारे में हम लोग पहले जानते भी नहीं थे कि ऑर्गेनिक फूड क्या होता है। लेकिन अब देखिए कि ऑर्गेनिक वही पुराना जो देसी हमारा तरीका है वही लौट करके आ गया है। तो ये सब क्या है? हमारा हेल्थ पर्सपेक्टिव, चेंज इन एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ। So today people are more concerned of health than they were a few decades ago. An individual interest in health and physical fitness in recent years seem to have cut across more segments of our society. इससे क्या है? Participation in fitness activities from aerobics to yoga is on the increase, and thus marketers have responded with a wide range of products and services for the health conscious population. तो अब आप देखेंगे कि जो हेल्थ कॉन्शियस पीपल हैं उनके लिए कितने प्रोडक्ट आ गए हैं, उनके लिए कितने प्रोडक्ट आ गए हैं। इसके पहले देखा जाए तो इतने प्रोडक्ट नहीं होते थे। आप देखिए हेल्थ कॉन्शियस लोग कितने हैं। अब अगर शूज भी आते हैं तो हेल्थ कॉन्शियस आप पहनते हैं, स्लीपर भी आप हेल्थ कॉन्शियस पहनते हैं। अब वो मैग्नेटिक वाला आप वो हाथ में वो कंगन पहनते हैं। ये सब क्या है? सब हेल्थ कॉन्शियस ही तो है। आपकी हार्ट बीट को पल्स रखना है, ये सब। पहले हमारे जब में वैद होते थे वो एक केवल हाथ देकर के बता देते थे। अब देखिए डॉक्टर को कम से कम 10 टेस्ट करवाने पड़ता है तब तो बीमारी का पता चलता है। तो ये कुछ चेंजेस हैं जिसकी वजह से मार्केटर्स के लिए अपॉर्चुनिटी मिली है और कस्टमर्स जो है उनको फिर वो प्रेफर करता है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी अब जो है कस्टमर की हेल्थ के अकॉर्डिंग भी बनती है। नाउ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में है, द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज परहैप्स द मोस्ट ड्रामेटिक फोर्सेस दैट क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज, creating new product and market opportunities. The pace of technological change is becoming increasingly rapid and marketers need to understand how technological development might affect them. टेक्नोलॉजिकल का मतलब है कि जो अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं अभी उसमें अगला क्या इम्प्रूवमेंट है, उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, और अगर चेंजेस हैं तो उसका मार्केटर उसकी उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके पास देखिएगा तो जो मोबाइल होता था पहले कीपैड होता था। कीपैड होने के बाद आपको उसमें से और चेंजेस आया, एंड्रॉयड फोन आ गया। और उसके भी पहले देख लीजिए तो पहले तो वो जो बेसिक फोन होता था वो होता था, उसके बाद कीपैड फोन आया, कीपैड फोन होने के बाद आपका कलर्ड फोन आने लगे, कलर्ड फोन में आपके वीडियो वाले ऐसे फीचर आ गए, फिर उसमें से फिर एंड्रॉयड हो गया, एंड्रॉयड के बाद आईफोन आ गया, फाल्कन सीरीज की। अब देखिए किस किस तरह के प्रोडक्ट आपके आ गए। जैसे पहले आपका बल्ब चलता था तो बल्ब में आपको 100 वाट का एक बल्ब होता था, ठीक है ना, और उससे हीट निकलती थी, एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा होता था। अब टेक्नोलॉजी कहाँ देखिए कि एलईडी पर आ गया है, जितना में बल्ब चलता है उसमें 10 एलईडी बल्ब जल जाएंगे। ये है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट। 100 वाट का एक बल्ब और 10-10 वाट के 10 एलईडी आप लगा लीजिए, तो मतलब कि उनका एनर्जी कंजम्पशन एक हो गया। तो ये क्या है? ये है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। इससे आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में आपको हेल्प मिली, आप नए प्रोडक्ट बना सकें। जैसे बल्ब से पीछा छूटा तो ट्यूबलाइट आया। ट्यूबलाइट क्योंकि देखिए 100 वाट का था वो बल्ब, फिर ये 40 वाट की ट्यूबलाइट आ गई। 40 वाट की ट्यूबलाइट के बाद बस CFL आ गई, 35 वाट की, 20 वाट की। फिर CFL से देखिए एलईडी आ गया 10 वाट का, काम वही सब कर रहे हैं। तो ये क्या है? आपके न्यू प्रोडक्ट और मार्केट के लिए नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं। तो इसमें क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आपको कैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या इम्प्रूवमेंट कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकता है और मार्केटर उस अपॉर्चुनिटी को कैसे कैच कर सकता है। तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो आपके मार्केटर को इन्फ्लुएंस करता है। आगे देखते हैं इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। इकोलॉजिकल का आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इज कंसर्न ऑफ इशू एज टू हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट विद एंड अफेक्ट्स द नेचुरल एनवायरनमेंट और द इकोलॉजी। मतलब कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरनमेंट है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। सो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट इशूज रिलेवेंट टू मार्केटिंग एज फॉलोअर्स। देखिए क्या क्या। रिसोर्स डेपलेशन, the impact of the use of certain materials to develop products which would lead to the depletion of the natural resources. Pollution concerns, noise pollution, environmental pollution, air pollution. तो हम इसको यहाँ इस तरह से समझते हैं कि आज से कुछ साल पहले पर देखा जाए तो एनवायरनमेंट का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। लेकिन अब जैसे जैसे आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है तो
गवर्नमेंट की भी और ऑर्गेनाइजेशंस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनके चेंजेस इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है ना। तो अब देखेंगे कि पहले जो प्रोडक्ट आते थे तो उसमें कहीं भी एनर्जी कंजम्पशन वाला सिस्टम नहीं होता था, लेकिन अब जो कंजम प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसमें ये देखा जाता है कि क्या आपका प्रोडक्ट एनर्जी सेविंग कर रहा है। मतलब एनर्जी सेविंग का मतलब कि इन्वायरमेंट को कम हार्म करता है, इन्वायरमेंट को कम हार्म करता है। तो उसमें आप देखिएगा स्टार बन के आते हैं प्रोडक्ट में, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, जैसे रेफ्रिजरेटर, कूलर, वॉशिंग मशीन, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक देते हैं तो उसमें लिखा होता है कि हमारा 5 स्टार है तो इसमें आपका एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है, अगर 1 स्टार है तो फिर एनर्जी कंजम्पशन आपका ज़्यादा है। तो ये क्या है, वो ये बताते हैं कि हमारा ये इकोनॉमिकली इकोलॉजिकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है, ये हमारा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। आप इसको परचेज करेंगे तो आपकी एनर्जी भी कंज्यूम करेंगे, साथ ही आप एनवायरनमेंट को भी बचाएंगे। और ऐसे प्रोडक्ट जो नॉइज पोल्यूशन को क्रिएट करते हैं, जो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो अब ऐसे प्रोडक्ट आते हैं कि बहुत आवाज़ कम होती है, उसमें साउंड भी कम होता है, आप उसका वो कर सकते हैं। जैसे आप इसका देखिए, एक अगर म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो कुछ म्यूजिक सिस्टम ऐसे होते हैं जो नॉइज पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन बोस एक कंपनी है जो म्यूजिक सिस्टम बनाती है, जिसका म्यूजिक आप सुनेंगे तो वो कभी भी एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता। आपके जो ईयर्स होते हैं ना, उसमें आपको हार्म नहीं होता, आप उसका चाहे जितना तेज सुने चाहे स्लो सुने, आपको उसमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। जैसे अब मेरे ख्याल से शायद उसका अगर आप सिंगल सा जो ईयरफोन खरीदते हैं तो वो भी 20-22 हज़ार के आसपास का आता है। तो बोस का म्यूजिक सिस्टम अब तो मुझे कीमत नहीं पता है, उसको एक इंडियन ने डेवलप किया था और वो अमेरिका में है। वो BOSE नाम से बोस म्यूजिक का है, देखिएगा कभी इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा, ज़्यादा महंगा म्यूजिक सिस्टम आता है। लेकिन उसकी खास बात यह है कि जैसे अगर आप उसके इंस्ट्रूमेंट को आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बाहर की चीज़ें उतनी सुनाई नहीं देती हैं, और आपको कान पर कोई दिक्कत नहीं होगी, जो आपके ईयर्स हैं उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बहुत मतलब कि इको फ्रेंडली है वो। साथ ही इस समय देखेंगे तो जैसे व्हीकल जितने चलते हैं उससे आई पोल्यूशन आँखों के कितना होता है, और आई पोल्यूशन का साथ में यही आई पोल्यूशन का मतलब केवल यही नहीं था, आई पोल्यूशन ये भी होता है कि जो मार्केटर आपको प्रोडक्ट दिखा रहा है वो आँखों के लिए अच्छा लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे आप किसी फैमिली के साथ अपने जा रहे हैं और मार्केट में कोई ऐसे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाए जो आपको नहीं देखना चाहिए। तो इस तरह के भी जो स्टडीज होती हैं वो इम्पैक्ट करती हैं। तो ये कहलाती हैं आपकी इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं एथिकल एनवायरनमेंट। तो एथिकल एनवायरनमेंट का मतलब होता है, एथिक्स का मतलब होता है योर मोरल वैल्यूज। मोरल वैल्यूज का मतलब व्हाट इज राइट और व्हाट आर रॉन्ग, क्या सही है और क्या गलत। तो मार्केटिंग एथिक्स और मोरल फिलॉसफीज प्रिंसिपल्स दैट डिफाइन राइट और रॉन्ग बिहेवियर इन मार्केटिंग, क्या सही है और क्या गलत। सो द मोस्ट एथिकल इश्यूज हैव बीन फॉर्मुलाइज्ड थ्रू लॉज एंड रेगुलेशन टू कंफर्म टू द स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी। तो आपको क्या करना है, जो सोसाइटी के रूल्स और नियम है उसके अकॉर्डिंग ही मार्केटर्स को चलना होता है। एट द वेरी लीस्ट मार्केटर्स आर एक्सपेक्टेड टू ओबे दीज लॉज एंड रेगुलेशन। मार्केटर से ये उम्मीद की जाती है कि वो उन रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेगा। हाउएवर इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट मार्केटिंग इथिक्स गो बियॉन्ड लीगल इश्यूज। जबकि माना ये जाता है, ये एहसास किया जाता है कि जो मार्केटिंग इथिक्स हैं वो लीगल कानूनी मुद्दों से बढ़ करके ज़्यादा हैं। तो इथिकल मार्केटिंग डिसीजन फॉस्टर म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग इंडिविजुअल्स एंड इन मार्केटिंग डेसिजन। लेकिन अगर मार्केटर जो इथिकल्स हैं, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, अगर उसको बना कर रखता है तो कस्टमर या इंडिविजुअल और मार्केटर्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट होता है। तो ethical decision related to marketing would be on the product price promotion and distribution issues। जैसे ये प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात याद हो तो हमने ये किसमें डिस्कस किया था, मार्केटिंग मिक्स में। मतलब कि जो एथिकल डिसीजन है अगर आप उनको अपने मार्केटिंग मिक्स में इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बेटर CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट द लास्ट योर एनवायरमेंट इज लीगल एनवायरमेंट। लीगल एनवायरमेंट में आपके जो लॉज होते हैं उससे रिलेटेड है, जो आपके लॉज होते हैं। चेंजेस इन द पॉलिटिकल एनवायरमेंट ऑफन हैड टू चेंज इन लीगल एनवायरमेंट एंड इन द एग्जिस्ट लॉ इन फोर्स। द लीगल एनवायरमेंट सेट्स द बेसिक रूल्स फॉर हाउ अ बिजनेस शुड ऑपरेट इन सोसाइटी। मतलब कि जैसे आपके पॉलिटिकल चेंजेस होते हैं तो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से आपके लॉज में चेंज होते हैं। लॉज का मतलब कि कुछ नियम कानून बदल जाते हैं,
और जैसे ही आपके बेसिक रूल्स या कुछ कानून नियम बदल जाते हैं, तो बिजनेस को उस रूल्स के अकॉर्डिंग जब ऑपरेट करना पड़ता है सोसाइटी में, तो उसकी स्ट्रेटजी भी बदल जाती है। तो हम इसी से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बिजनेस के लॉ हैं, लीगल कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से जैसे रूल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स, आईपीआर इसको बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है ना। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट अभी हम अगर पढ़ेंगे, अगला सब्जेक्ट हमारा यही है। इसके बाद रेगुलेटरी कमीशन, environmental protection law, code of takeovers and mergers, laws with regard to media freedom and advertising, exchange control। ये सारे ऐसे लॉज हैं जो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अफेक्ट करते हैं। जैसे अगर कोई नई सरकार आएगी तो इनमें से हो सकता है कुछ चेंज कर दे, पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से इन रूल्स और रेगुलेशंस में चेंजेस हो सकते हैं। तो आपने देखा कि ये पेस्टिल कैसे हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमने मार्केटिंग एनवायरनमेंट के जितने भी माइक्रो और मैक्रो फैक्टर थे उनका एक ब्रीफ एनालिसिस हमने अब कर लिया है। अब अगर यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन कर सकता है। साथ में सभी लोग जिन्होंने पहले लिख दिया था वो भी, और जिन्होंने नहीं लिखा था वो भी, प्लीज मैसेज बॉक्स में अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि बीच में नेटवर्क चला गया था, तो जिसकी वजह से वो नाम अभी पूरे शायद नहीं होंगे, तो आप लोग दोबारा लिख दीजिएगा प्लीज। प्लीज राइट डाउन योर नेम इन मैसेज बॉक्स। और 10 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं सीएलएसपी की क्लास के लिए, ठीक है। तो ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, और 10 मिनट बाद हम लोग दोबारा मिलते हैं।